नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अहम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका मित्र KR चौधरी आपके समक्ष नियमित समय में आ चुका है। तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करने का कार्य है और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज जो अपना टॉपिक चलेगा मेरे साथियों, उस टॉपिक को लेकर बात करें तो हम द्वंद्व समास को लेकर बात करेंगे, यानी द्वंद्व समास हमारा टॉपिक चलने वाला है साथियों। ठीक है, द्वंद्व समाज के संदर्भ में हमारी जो कल वाली क्लास हुई है उसमें भी थोड़ा बेसिक रूप में हमने बात की थी। ठीक है, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे। आज द्वंद्व समास हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो समास होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समाज के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। जितने भी हमारे पौराणिक पात्र हैं, सभी पौराणिक पात्रों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, अभी जो आपका टॉपिक चलेगा आप पढ़ेंगे, पहले जो हम पढ़ने वाले हैं तो मेरे साथियों जैसे आज हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे तो द्वंद्व समास के संदर्भ में देखिएगा द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास के संदर्भ में हम बात करें तो मेरे साथियों द्वंद्व समास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं साथियों? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास यह अगर देखा जाए शब्द शुद्धि की दृष्टि से तो द्वंद्व इस रूप में लिखा जाएगा तो ही ज्यादा अधिक शुद्ध माना जाता है। और वैसे आपने देखा होगा हम जब व्यावहारिक रूप में ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व समास को हम व्यावहारिक रूप में इस प्रकार से भी लिख देते हैं। यह रूप चलता है, ये भी हमारा शुद्ध है। ठीक है साथियों, यह रूप है, ये भी हमारा शुद्ध है, लेकिन इसकी अपेक्षा कर इसको ज्यादा पहले प्राथमिकता हम देते हैं। ठीक है साथियों, देखिएगा आपने देखा होगा यहाँ पर द्व है, क्या द्व से द है और द के जो वह लग रहा है तो वह तो क्या होता है साथियों, हमेशा पूरा हो रहा है। और ये जो द है वो द है क्या है आपका आधा। इस प्रकार के जब भी आता जो वर्ण लग रहा है मेरे साथियों, जैसे द है, द में वह लग रहा है तो वह तो हमेशा पूरा लगता है और जिसके लग रहा है वो हमेशा क्या होता है, आधा होता है। ध्यान रखना, कभी जब शब्द विस्तार है, शब्द विस्तार के संदर्भ में इन चीजों को पूछ लिया जाता है या शब्द शुद्धि के संदर्भ में पूछ लिया जाता है, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना साथियों। तो देखिएगा द्वंद्व समास है, इसमें है क्या मेरे साथियों? तो द्वंद्व समास में कुछ नहीं, आराम से हम इसकी जो बेसिक चीज है वो हम समझने का प्रयास करें। तो द्वंद्व में क्या है? द्वय का मतलब हो गया दो और द्वय का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, द्वय का मतलब क्या हो गया साथियों आपका? दो हो गया। और द्वय का मतलब भी क्या हो गया आपका? दो हो गया। तो दो और क्या हो गया साथियों आपका? दो। तो देखो दो और दो दोनों समान है क्या भाई? दो है ये भी समान है, ये दो है ये भी क्या हो गया आपका? समान है। जब दोनों ही पद समान हो तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं साथियों? आपका द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोलते हैं। अब द्वंद्व कैसे साहब? भाई द्वंद्व होगा, लेकिन कैसे होगा? तो देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं माता पिता, हमारा समास होता है साथ माता पिता। माता पिता का जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या होता है? माता और पिता। माता और क्या हो जाएगा साथियों आपका? पिता हो जाएगा। देखो माता और पिता आ रहा है क्या? तो माता है हमारे जीवन है, जीवन में जितना माता का महत्व है उतना ही किसका महत्व साथियों? पिता का है क्या? तो ये पद भी समान है और ये पद हो गया, ये भी क्या हो गया? समान है। जब दोनों ही पद समान होते हैं वहां पर जो स्थिति बनती है वो क्या बनती है? आपकी द्वंद्व की बनती है। समझ में आ गया होगा साथियों? तो भाई द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों ही पद समान होंगे, दोनों पदों में हम किसको पहले प्राथमिकता दें और किसको कम दें, इन चीजों जब एक को अधिक प्राथमिकता दे दी जाएगी तो हमारी वहां पर द्वंद्व की स्थिति समाप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, अगर इसको हम व्यावहारिक रूप में समझना, व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो क्या है मेरे साथियों? जैसे हम बात करें, जैसे कई बार क्या होता है एग्जाम का समय रहता है, उसी समय जैसे शादी विवाह भी आती है। ठीक है, अब आपका एक मन करता है कि साथियों पहले पढ़ लें, दूसरा मन करता है कि शादी है, शादी में चले जाए, तो वह द्वंद्व की स्थिति बन रही है और द्वंद्व की स्थिति बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। आ गया साथियों समझ में? इसी प्रकार देखो, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद में, कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद में शादियां भी होगी। अब कई साथियों की शादी उस समय भी आएगी, एग्जाम भी पेंडिंग चल रहे हैं, उस समय एग्जाम भी आएंगे। अब एक मन तो आपका करेगा कि शादी कर ले और एक मन करेगा कि पढ़ाई कर ले, नहीं है ना क्या? तो आप जब दोनों ही क्या होगी? परिस्थिति समान है क्या भाई? पढ़ना भी जरूरी है, शादी करना भी जरूरी है, तो ये दोनों ही परिस्थितियां बन रही है, उस समय हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास बनता है। समझ में आ गया होगा साथियों? तो देखिएगा द्वंद्व समास है। अब द्वंद्व समास में सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य जो प्रश्न आज दिन तक पूछे गए हैं पहले तो हम वो बात करेंगे। ठीक है, सामान्य प्रश्न क्या पूछे गए साथियों? तो देखिएगा इस समास में, यानी द्वंद्व समास में, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है साथियों? प्रधान का मतलब होता है मुख्य।
दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों ही पद प्रधान कैसे साथियों? जैसे हमने बात की माता पिता, तो जितना महत्व माता का उतना ही महत्व पिता का है, तो दोनों ही पद समान हो गए क्या? हम बोलते हैं भाई बहन, तो जितना महत्व भाई का उतना ही महत्व बहन का है, तो दोनों ही पद समान हो गए। इसी प्रकार से हम बोलते हैं गुरु शिष्य, जितना महत्व गुरु का उतना ही महत्व किसका होता है? शिष्य का होता है। तो यह जब स्थिति होती है तब दोनों ही पद प्रधान हो, वहां पर हमारा समास कौन सा बनता है साथियों? द्वंद्व समास बनता है। इसी प्रकार देखो बात करें मेरे साथियों, तो और क्या पूछा जा सकता है इस समास में? तो इस समास में पूछा जाता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है साथियों, द्वंद्व समास में दोनों ही पद संख्यावाची, दोनों ही पद कैसे होते हैं मेरे साथियों? आपका संख्यावाची होते हैं। दोनों ही पद संख्यावाची होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं साथियों? संख्यावाची होते हैं। तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो साथियों, और जो साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक भी करिएगा। ठीक है, इतना शानदार टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक को शेयर भी करना है और साथ में लाइक भी करना है साथियों। अगर आप शेयर करने का कार्य करेंगे तो यह क्लास उस प्रत्येक बालक तक पहुंच जाएगी जो पढ़ने का इच्छुक है, लेकिन किसी जानकारी के अभाव में वह क्लास से अवगत नहीं है, तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और नैतिक जिम्मेदारी की पालना करना आपका भी नैतिक दायित्व है, यह नैतिक कर्तव्य है। ठीक है साथियों, चलो साथियों, तो इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इस समास में दोनों ही पद क्या होते हैं साथियों? आपका संख्यावाची। दोनों ही पद क्या होंगे? संख्यावाची। देखो दवा और दवा, दवा यानी दो और दवा यानी क्या हो गया साथियों? आपका दो, तो दोनों ही पद क्या आ रहे हैं? संख्यावाची आ रहे हैं। जब दोनों ही पद संख्यावाची हो तो वहां पर क्या होगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से देखिएगा और क्या होता है। और जो अगर बात करें तो जो संख्यावाची होते हैं, लेकिन क्या होगा मेरे साथियों? लेकिन एक से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक की जो संख्या होती है उसका कोई भी समास विग्रह नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? जैसे दे दिया साहब 1 या 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, 9 दे दे या 10 दे दे, तो इन एक जो संख्या दिया जाएगा कभी भी समास विग्रह नहीं होता है। लेकिन दे दे 4 5, तो 4 और 5 का समास विग्रह हो सकता है, 4 या 5। समझ में आ गया क्या? लेकिन अगर सिर्फ 5 ही दे दे, 4 ही दे दे, 10 ही दे दे, 20 ही दे दे, 50 ही दे दे, 100 ही दे दे, तो क्या नाम आपका 1 से 10 तक संख्या तथा इसी प्रकार से जैसे अजय साथियों आपका 10 20 30 यानी कि डैश 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 यानी कि 100 तक। ठीक है, 100 तक की जो संख्याएं होती है, ये हमारे 100 तक की जो संख्याएं होगी तक संख्याओं को छोड़कर क्या करना होगा मेरे साथियों? आपका समास विग्रह बनता है। ठीक है, यहां तक जो संख्याएं आएगी इन संख्याओं को हमें छोड़ना होगा, तभी हमारा समास विग्रह बनता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है मेरे साथियों? और ध्यान ये रखना है इस समास में या आपका द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में अधिकांश रूप से विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें साथियों, जैसे आता साहब माता पिता, तो देखो माता का विलोम पिता ही होता है क्या? इसी प्रकार से हम बात करते हैं रात दिन, तो रात का विलोम क्या होता है साथियों? दिन ही होता है क्या? इसी प्रकार से हम बात करते हैं भाई बहन, क्या आ जाएगा साथियों? भाई बहन क्या हो गया साथियों? आपका भाई बहन हो गया। इसी प्रकार से देखो मेरे साथियों, जैसे आता है सुख दुख, क्या आ गया साथियों? आपका सुख दुख आ गया। इसी प्रकार से आता है जीवन मरण, क्या आ जाएगा साथियों? जीवन मरण। तो ये जो साथियों ये जो शब्द हैं आपके समक्ष लिखे गए हैं, इन सभी शब्दों में क्या हो रहा? आपके विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। एक बार सामान्य प्रश्न पूछ लिया गया कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें हम विलोम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो मेरे साथियों वो हमारा द्वंद्व समास होने वाला है। ठीक है, विलोम शब्दों का प्रयोग हम द्वंद्व समास में ही करने वाले हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया साथियों कि विलोम शब्दों का प्रयोग हम द्वंद्व समास में करते हैं। और क्या ध्यान रखना है मेरे साथियों, और क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है मेरे साथियों इस द्वंद्व समास को लेकर, इस द्वंद्व समास में और ध्यान रखने योग्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है आपका कि इस समास में संख्यावाची, इस समास में संख्यावाची शब्दों का विलोम, संख्यावाची शब्दों का विग्रह करते समय हमेशा छोटी संख्या पहले प्रयुक्त होती है, छोटी संख्या पहले प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखना है मेरे साथियों। भाई जब भी छोटी संख्या होगी वो पहले प्रयुक्त होगी। जैसे मैं बात करूं साथियों, जैसे आता है साहब 26, क्या आ गया, शब्द आ गया साहब 26। इस 26 का हम जब समास विग्रह करेंगे, 26 का हम समास विग्रह करते हैं तब क्या होगा, 6 और 20, 6 और 20 हो जाएगा साथियों, 6 और 20 हो जाएगा। देखो 6 ये भी संख्या और 20 ये भी क्या आपकी संख्या है क्या, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 6, और बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 20 है। तो 6 और 20 से मिलकर क्या बनता है, 26 बनता है। तो ये तो हो गई छोटी संख्या, ये हो गई हमारी बड़ी संख्या। तो हम जब भी समास विग्रह करेंगे छोटी संख्या हम पहले रखेंगे, बड़ी संख्या हम बाद में रखते हैं। ये ध्यान रखना है साथियों। एक बार और सामान्य सा प्रश्न पूछा गया यहां से, और वो सामान्य सा प्रश्न क्या था मेरे साथियों, उसको लेकर भी हम बात करूं तो देखिएगा, द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया मेरे साथियों कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा समास हो जाएगा मेरे साथियों आपका द्वंद्व समास। जैसे योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह का मतलब होता है दो पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा, वो क्या कहलाएगा मेरे साथियों आपका योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे जीवन और क्या आ रहा है साथियों आपका मरण आ रहा है क्या, इनके मध्य ये योजक चिन्ह है, ये आपका योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो योजक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो भी हमारा कौन से समास में होगा, द्वंद्व समास में होता है। तो द्वंद्व समास में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो गए, पहला तो हो गया इस समास का क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होंगे। इस समास में क्या होता है, दोनों ही पद संख्यावाची होते हैं, और जब ये दोनों ही पद संख्यावाची होते हैं तो जो एक से लेकर 10 तक या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये इस प्रकार जब संख्या आती है तो इनका कोई भी योजक चिन्ह, इनका कोई भी समास विग्रह नहीं होगा। लेकिन जब ये संख्याएं जैसे 40 50 आ जाए तो 40 और 50 या 40 से 50 तक इस प्रकार से इनका समास विग्रह हम कर सकते हैं। ध्यान रखना साथियों इस रूप में होगा। ठीक है, इस समास में विलोम शब्दों का भी प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है, और इसमें योजक चिन्हों का भी प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। ये तमाम जो विशेषताएं होती है वो हमारे द्वंद्व समास की होगी। समझ में आ गया साथियों। अब देखो मेरे साथियों, ये जो द्वंद्व समास बनता है इसका जो निर्माण होता है वो 3 तरह से होता है। ठीक है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का जो निर्माण होगा मेरे साथियों वो 3 तरह से होता है। द्वंद्व समास का निर्माण 3 तरह से होता है। कैसे होगा देखिएगा, इसमें आता है मेरे साथियों आपका तो इतर धन इतर, इतर धन इतर से बनता है इतरेतर। क्या बन जाएगा साथियों आपका, इतरेतर बन जाएगा। तो इतर धन इतर से जो हमारा समास बनने वाला है वो कौन सा बन जाएगा आपका, इतरेतर द्वंद्व बन जाएगा। समझ में आ गया। एक तो होता है साहब इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इसमें हमारा जो योजक चिन्ह है और, ठीक है, और या एवं इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, इनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो एक तो हो गया इतरेतर द्वंद्व। इसी प्रकार से होता है, दूसरा हो गया मेरे साथियों आपका, वो हो गया आपका वैकल्पिक द्वंद्व। तो विकल्प शब्द में एक प्रत्यय हम लगाएंगे, तो विकल्प शब्द में एक प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे साथियों आपका, वैकल्पिक बन जाएगा। तो वैकल्पिक द्वंद्व बन जाएगा साथियों। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, विकल्प बताया जाता है, जैसे या अथवा, ठीक है, या
या अथवा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो ये वैकल्पिक यानी विकल्प बताया जाएगा। दो स्थितियों में एक का चयन करना होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका वैकल्पिक द्वंद कहलाता है। इसी प्रकार से देखो साथियों, फिर आता है साहब समाहार, क्या हो जाएगा आपका समाहार द्वंद। समाहार क्या हो जाएगा साथियों आपका समाहार द्वंद, समाहार द्वंद समास, ठीक है, समाहार द्वंद, ठीक है। समाहार द्वंद में क्या होता है मेरे साथियों, समाहार द्वंद में संपूर्ण पद को सम्मिलित कर लिया जाता है, संपूर्ण पद को सम्मिलित, संपूर्ण पद को सम्मिलित कर लेने का जो कार्य होगा वो हमारे कौन से समास में होगा मेरे साथियों, आपका ये होगा समाहार द्वंद में। समझ में आ गया होगा। तो ये इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद और समाहार द्वंद, तीन तरह से इस समास का निर्माण होता है। अब एग्जाम में जो प्रश्न आएगा मेरे साथियों वो कभी भी इस प्रकार से नहीं आता है कि ये आपका इतरेतर द्वंद का उदाहरण है क्या, ये वैकल्पिक द्वंद का है क्या, या ये आपका समाहार द्वंद, समाहार द्वंद है, समाहार द्वंद का है क्या। लेकिन हम इसके बावजूद भी हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं मेरे साथियों कि कुछ पैटर्न है वो इस पैटर्न के आधार पर हमें याद हो जाए, कुछ उदाहरण है, कुछ उदाहरण इस पैटर्न के आधार पर हो जाए, कुछ पैटर्न है जो हम अभी और लिखेंगे, उदाहरण देखें, उदाहरण के माध्यम से हो जाए और हमारी जो विषय वस्तु है वो पूरी तरह से हमारे समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, तो हम पहले इतरेतर द्वंद पढ़ेंगे, फिर वैकल्पिक उदाहरण करेंगे, फिर समाहार द्वंद की उदाहरण हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास हम करेंगे, पढ़ने का कार्य हम करेंगे। तो साथियों जो भी साथियों जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करने का कार्य वो कर दीजिएगा साथियों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कर दिया होगा साथियों। चलो अब हम बात करते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं यहां पर जो हमारा समास बनने वाला है वो कौन सा है, हम बात करेंगे इतरेतर द्वंद का। कौन सा समास मेरे साथियों, इतरेतर, इतरेतर द्वंद, इतरेतर द्वंद समास, इतरेतर द्वंद समास को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इतरेतर द्वंद समास को लेकर हम बात करने वाले हैं। जैसे मेरे साथियों शब्द आता है दूध रोटी, क्या आ जाएगा साथियों, दूध रोटी। दूध रोटी का जब समास विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका दूध, दूध और रोटी हो जाएगा मेरे साथियों आपका। इसी प्रकार से आता है दाल भात, क्या आ जाएगा साथियों, दाल, दाल भात आ जाएगा, दाल भात आ जाएगा। जब समास विग्रह हम करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका समास विग्रह हो जाएगा दाल और भात हो जाएगा, दाल और भात समास विग्रह हो जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है आयात निर्यात, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया साथियों आयात निर्यात आ गया। आयात निर्यात का जब समास विग्रह हम करते हैं तो क्या होता है साथियों, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात का हम प्रयोग करते हैं साथियों, आयात और निर्यात का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखो माता पिता, क्या आ जाता है साथियों आपका माता पिता आ गया। माता पिता का जब समास विग्रह करते हैं तो होता है माता और पिता आ जाएगा साथियों, माता और पिता आ जाता है। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है आय व्यय, क्या आ जाएगा साथियों, आय व्यय आ गया। आय व्यय का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है आय और व्यय, आय और व्यय। आय का मतलब होता है साथियों आय का आना यानी पैसों का आना, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, तो आय व्यय हो गया। तो इस प्रकार देखो दूध रोटी, दूध और क्या आ जाएगा आपका रोटी हो जाएगा। दाल भात, दाल और भात आ गया। देखो साथियों जितना महत्व दूध का उतना ही महत्व रोटी का है क्या। इसी प्रकार से जितना महत्व दाल का उतना ही किसका महत्व भात का है। जितना ही जैसे महत्व है मेरे साथियों आयात का, उतना ही महत्व किसका होता है, निर्यात का होता है। ऐसे माता का जितना महत्व उतना ही पिता का महत्व होता है। जितना आय का व्यय महत्व उतना ही व्यय का महत्व होता है। समझ में आ गया साथियों। तो आय व्यय हो गया, माता और पिता हो गया मेरे साथियों आपका। ठीक है, चलो साथियों और हम बात करें, जैसे शब्द आता है मेरे साथियों आपका देश, देश विदेश, देश और क्या आ गया साथियों, विदेश आ गया। देश और विदेश आ गया। देश और विदेश का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका देश और विदेश,
देश और क्या हो जाएगा साथियों आपका विदेश हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है राधा कृष्ण, क्या आ जाएगा साथियों राधा कृष्ण आ जाएगा। राधा कृष्ण का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आता है राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण आ जाएगा साथियों, राधा और कृष्ण आ जाएगा। ठीक है, तो राधा और कृष्ण हो गया मेरे साथियों। ठीक है, इसी प्रकार देखो बात करें तो जैसे आ गया साफ साधा राधा और कृष्ण आ सकते तो सीता और राम क्यों नहीं आ सकते, तो देखिएगा सीता राम, तो क्या हो जाएगा सीता और राम, सीता और क्या आ जाएगा साथियों आपका राम आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो जैसे आता है गुरु शिष्य, क्या आ जाएगा साथियों गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है साथियों आपका गुरु और शिष्य, गुरु और क्या आ जाएगा साथियों आपका शिष्य आ जाता है, गुरु और शिष्य आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो शब्द आता है भाई बहन, क्या आ जाएगा साथियों भाई बहन। देखो जितना महत्व भाई का होता है उतना ही महत्व किसका होता है साथियों आपका बहन का होता है क्या, तो भाई और बहन, तो भाई और बहन, भाई और क्या आ जाएगा साथियों आपका भाई और क्या आ जाएगा बहन आ जाता है। ठीक है साथियों, भाई और क्या आ जाएगा आपका बहन आ जाता है। इसी प्रकार से देखो भाई और क्या आ गया साथियों आपका बहन आ गया। ठीक है, भाई और क्या आ गया साथियों आपका बहन आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है 24, क्या आ जाएगा साथियों 24 आ गया। 24 का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या आ जाता है साथियों आपका 4 और 20, 4 और क्या आ गया साथियों आपका 20 आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है 36, क्या आ जाएगा साथियों शब्द आ गया साथियों 36, 36 का जब समास विग्रह करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा 6 और 30, 6 और क्या आ जाएगा साथियों आपका 30 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका जैसे आ गया साथियों 68, क्या आ जाएगा साथियों 68, 68 का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 60, 8 और क्या आ जाएगा साथियों 60 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है 10 12 आ गया। ध्यान रखना मेरे साथियों 10 और 12 नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 और 12 आ जाए तो हम क्या करेंगे इसका समास विग्रह करेंगे, वो करते हैं मेरे साथियों आपका 10 या 12 है, 10 से 12 तक कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा 10 से 12 है तक, 10 से 12 है तक। इसी प्रकार देखो और क्या आ सकता है साथियों, जैसे आता है 1 2, क्या आता है साथियों 1 2, 1 2 का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है 1 या 2 होता है, 1 या 2 होता है। इसी प्रकार देखो जैसे साथियों शब्द आता है रुपया पैसा, क्या आ गया साथियों रुपया पैसा आ गया। ठीक है, रुपया पैसा आ गया क्या। अब रुपया पैसा का जब समास विग्रह करेंगे तो ध्यान रखना मेरे साथियों ऐसा नहीं करेंगे पैसा रुपया, जैसा शब्द में दे रखा है वैसा का वैसा ही हमें क्या करना होगा समास विग्रह करना होगा। तो रुपया और पैसा, रुपया और पैसा है वो इस रूप में हमें करना होगा। ठीक है, देखो साथियों ध्यान रखना योग्य जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा कि ये जो दोनों पद आ रहे हैं इन दोनों पदों में क्या था, दोनों ही पद समान है। जैसे देश का जितना महत्व उतना ही विदेश का महत्व है, जितना राधा का महत्व उतना ही कृष्ण का महत्व है, जितना सीता का महत्व उतना ही किसका महत्व है साथियों राम का महत्व है क्या, जितना महत्व गुरु का उतना ही महत्व किसका होता है शिष्य का होता है। इसी प्रकार से जितना महत्व भाई का उतना ही महत्व किसका होता है साथियों बहन का होता है क्या। तो दोनों ही पद क्या हो रहे हैं यहाँ पर समान आ रहे हैं। अब जब दोनों ही पद समान होते हैं तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। ध्यान रखना साथियों वहां पर हम क्या करेंगे द्वंद्व समास करने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारे संज्ञा पदों के संदर्भ में। अब देखो साथियों जब आ जाए संख्यावाची शब्द, क्या आ जाए साथियों जब संख्यावाची शब्द आ जाए तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपका यह है कि जब भी संख्यावाची शब्द आए जैसे साथियों 24 आ गया, 24 का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है 4 और 20 होता है। देखो 4 और 20 दोनों संख्यावाची हैं क्या,
दोनों पद संख्यावाची हो, लेकिन जो छोटा वाला जो संख्या होगी वो पहले आएगी, बड़ी वाली संख्या हमेशा क्या आएगी, बाद में आएगी। एक तो ध्यान आपको ये रखना होगा। समझ में आ गया? छोटी जो भी संख्या हो उसका प्रयोग हम पहले करेंगे, बड़ी संख्या का प्रयोग हम बाद में करते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आ गया साहब 36 आ गया। 36 का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, 6 और 30 होता है। 6 और क्या होगा साथियों, 30 होगा, ठीक है। तो देखो 6, तो ये तो हो गया 6 और ये क्या हो गया मेरे साथियों, आपका 30 हो गया क्या। तो 6 बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है, तो 6 तो छोटी संख्या है और 30 हमारी बड़ी संख्या है। तो पहले हम छोटी संख्या का प्रयोग करेंगे, बाद में हम बड़ी संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरे साथियों। इसी प्रकार से आ गया साहब 68। 68 आ गया, तो 68 का जब समाज विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 60 हो जाएगा। 8 और क्या हो जाएगा साथियों, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 8 है, और बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है, ठीक है। जब दोनों ही पद संख्यावाची होता है तो वहां पर हमारा समास कौन सा बनता है, आपका द्वंद समास बनता है। देखो साथियों, एक जो समास है, एक समास ऐसा था जिसमें भी संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो रहा था, और वो हमारा समास था मेरे साथियों द्विगु समास। लेकिन ध्यान रखना, द्विगु समास और द्वंद समास, इन दोनों में जो अंतर, मुख्य अंतर है वो आपका यही है कि इस समास में जो भी हमारा जो समास बनने वाला है, कौन सा मेरे साथियों, आपका ये जो समास बन रहा है हमारा, ठीक है, ये जो द्विगु समास है और जो द्वंद समास है, इन दोनों में अंतर यह है कि द्विगु समास में पहले संख्या छोटी, पहले तो संख्यावाची आती है, दूसरा पद संख्यावादी आता है। और द्वंद समास है, द्वंद समास में दोनों पद क्या आएंगे, आपके संख्यावाची आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो 10 12 आ गया क्या, तो 10 12 है, तो 10 12 का मतलब क्या हो गया, 10 से 12 तक की जो संख्या होती है, आपसे पूछते कि ये कितने हैं, तो आप जब काउंट नहीं करते सिर्फ अंदाज से बताते हो कि 10 12 है। कोई आपसे लोग पूछ ले कि ये कितने लोग खड़े हैं सामने, तो आप बोलो कि 10 12 लोग हैं, या तो 10 12 का मतलब क्या हो गया, 10 से लेकर 12 के बीच में इनकी संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि 1 2 रुपए दो, 1 रुपए दो, तो 1 या 2, ठीक है, 1 2 2 या 2 रुपए दे दो, ठीक है, इस रूप में होता है। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे साहब आ गया साहब रुपया पैसा, तो देखो रुपया तो बड़ा और पैसा क्या है साथियों, आपका छोटा है क्या, छोटा है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई संख्यावाची जो शब्द आते हैं, जब दोनों संख्यावाची शब्द हो तो छोटी संख्या हम पहले प्रयोग करेंगे, बड़ी संख्या का हम बाद में प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो रुपया तो पहले आ रहा है, पैसा बाद में आ रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना साथियों, इस रूप में आ रहा है, अगर संख्या इस रूप में आ रही है तो हम जब समास विग्रह करेंगे तो पहले हम जो संख्या आ रही है, यहाँ पर जो संख्या आ रही है वही हम समास विग्रह में भी प्रयोग करते हैं। तो रुपया पहले आ गया क्या, तो हम यहाँ पर रुपया ही करेंगे। पैसा बाद में आ रहा है तो हम क्या करेंगे साथियों, आपका पैसा बाद में करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पैसा और रुपया कर दो, पैसा छोटा है रुपया बड़ा है, ऐसा नहीं करना मेरे साथियों। समझ में आ गया? छोटी संख्या हो तो इस रूप में अगर आप करोगे, प्रयोग करोगे, जैसे 24 है, 36 है, 68 है, 12 है, 26 है, या कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है, 69 आ सकता है, कोई सी भी संख्या आ सकती है, उस समय आपको क्या करना होगा, छोटी संख्या का ध्यान रखना होगा। लेकिन इस रूप में आ रहा है तो छोटी संख्या का आपको ध्यान नहीं रखना होगा, जिस प्रकार से भी यहाँ पर दे रखा है उसी प्रकार से आपको प्रयोग करना है, ठीक है साथियों। चलो और हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया साहब इतरेतर द्वंद। अब हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों के, जो होगा आपका वैकल्पिक द्वंद। कौन सा संबंध, कौन सा समास मेरे साथियों, आपका वैकल्पिक। ये जो वैकल्पिक बना है ना, ये बना आपका विकल्प शब्द है। विकल्प शब्द में लगाएंगे साथ एक प्रत्यय। विकल्प शब्द में क्या लगाते हैं साथियों, एक प्रत्यय लगाते हैं, और शब्द क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है आपका वैकल्पिक द्वंद। कौन सा बन जाएगा मेरे साथियों, आपका वैकल्पिक द्वंद समास बन जाता है, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद, वैकल्पिक द्वंद समास। कौन सा समास होगा मेरे साथियों, आपका वैकल्पिक द्वंद समास होगा। ये वैकल्पिक द्वंद में क्या होता है साथियों, विकल्प बताया जाता है हमें, ठीक है। पर दो परिस्थितियां, दो परिस्थितियों में आपको एक परिस्थिति का चयन करना है। ऐसा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है साथियों, आपका वैकल्पिक द्वंद कहलाता है। जैसे ठीक से कार्य करो या नौकरी छोड़ दो, तो यहाँ पर समझ क्या बताया जा रहा है साथियों, आपका विकल्प बताया जा रहा है क्या। ऐसे बताया जाता है कि रात दिन, देखो रात है या दिन है। ऐसे बताया जाता है लाभ हानि, तो लाभ है या हानि है। जीवन मरण, जीवन है या मरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आयात निर्यात, आयात है या निर्यात है, ठीक है। तो इसका जब ये जो शब्द बताए जाएंगे साथियों, वैकल्पिक द्वंद है, आपका इतरेतर द्वंद है, वैकल्पिक द्वंद और समाहार द्वंद है। एग्जामिनर कभी भी इसको अलग अलग करके कभी भी नहीं पूछता है। वो समझ में आ गया, वो आपको कोई भी शब्द देगा, इसमें बताया जाएगा इसमें कौन सा समास है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों, आपका जैसे कुछ उदाहरणों को लेकर हम बात करें, जैसे आता है साथियों आज कल, क्या जाएगा साथियों, आज कल आ गया। आज कल का हम समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होता है साथियों, आज या कल हो गया। आज या क्या हो गया साथियों, कल हो गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है धर्माधर्म, क्या आ जाएगा साथियों,
धर्मा धर्म आ जाएगा, धर्मा धर्म आ जाएगा। और धर्मा धर्म का हम जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका धर्म 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 या अधर्म, धर्म या अधर्म हो जाएगा साथियों, धर्म या अधर्म, धर्म या क्या हो जाएगा साथियों आपका अधर्म हो जाता है। या तो धर्म होगा या क्या होगा आपका अधर्म होगा। अब देखो धर्मा धर्म आ रहा है क्या, तो धर्मा धर्म में मेरे साथियों क्या है संधि का भी प्रयोग हो रहा है और साथ ही साथ में आपका उपसर्ग समास का भी प्रयोग हो रहा है। समझ में आ गया। तो आज या कल हो जाएगा, धर्म या अधर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है हानि लाभ, क्या आ जाएगा साथियों हानि लाभ आ जाएगा। ठीक है साथियों, हानि लाभ आ जाएगा। हानि लाभ का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हानि हानि या साथियों क्या हो जाएगा लाभ, हानि या क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है जीवन मरण, जीवन मरण आ गया, जीवन मरण आ गया। जीवन मरण का जब समास विग्रह करेंगे मेरे साथियों तो क्या होगा जीवन या मरण हो गया, जीवन या साथियों क्या हो जाएगा आपका मरण हो जाता है। इसी प्रकार से देखो जैसे शब्द आता है मेरे साथियों आपका गुण दोष, क्या आ जाएगा साथियों गुण दोष आ जाएगा, गुण दोष होता है। गुण दोष का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका गुण या दोष, गुण या क्या आ जाएगा साथियों आपका दोष हो जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है सुख दुख, क्या आ जाएगा साथियों सुख दुख, सुख दुख आ गया। सुख दुख का जब समास विग्रह करेंगे मेरे साथियों, सुख दुख का जब समास विग्रह करते हैं तो देखो दो तरह से समास विग्रह बन सकता है, सुख या दुख। क्या बन सकता है साथियों आपका सुख या, एक तो बन सकता है सुख या दुख, या बन सकता है मेरे साथियों आपका सुख अथवा क्या आ जाएगा मेरे साथियों आपका दुख, सुख अथवा दुख हो जाएगा मेरे साथियों आपका। ठीक है, इसी प्रकार से देखो और हम उदाहरणों को लेकर बात करें तो जैसे आता है मेरे साथियों आपका पाप पुण्य, क्या आ जाएगा साथियों पाप पुण्य आ जाएगा, पाप पुण्य आ जाएगा। पाप पुण्य का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका पाप या पुण्य, पाप या पुण्य हो गया। ठीक है साथियों, पाप या पुण्य हो गया। तो ध्यान क्या रखना है मेरे साथियों, ध्यान यही रखना है इस आपका वैकल्पिक द्वंद्व में, इस वैकल्पिक द्वंद्व में साफ विकल्प बताया जाता है। ठीक है, ये आपको विकल्प बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से आपके विकल्प हैं, कौन कौन से विकल्प हैं, विकल्प का विकल्प बताया जाएगा। दो जो परिस्थितियां, दो परिस्थितियों में एक को आपको चयन करना होगा, वो क्या कराती है वैकल्प की स्थिति कराती है। विकल्प शब्द है, एक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तो 7 प्रत्यय होते हैं मेरे साथियों, ए ई इक ये ए आयन। जब ये 7 प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के बाद में प्रयोग होते हैं तो शब्द के प्रारंभ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए का आ हो जाएगा, ई ए है आई हो जाएगा, ओ हो तो औ हो जाएगा, री का आर हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे जब प्रत्यय वाला जो टॉपिक होगा, प्रत्यय वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे संतान बोधक या अप्रत्ययवाचक प्रत्यय होगा, उसके अंतर्गत आराम से विस्तार से इतने उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब देखो एग्जामिनर है वो आपसे प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछेगा साथियों, वो देगा आपको आजकल, क्या देगा साथियों, ये देगा साथियों आपका आजकल दे दिया, और आजकल देकर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपका कौन सा समास है। और 4 जो विकल्प बनाए जाएंगे, आपके 4 विकल्प बनाया जाएगा, वो कौन से समाज में, जो हमारे समाज के जो 6 भेद हैं, 6 भेद में से 4 विकल्प बनाएगा। ठीक है साथियों, तो देखो यहाँ पर हमारा दे दिया साहब, पहला दे दिया कि अव्ययीभाव समास है क्या, इसमें अव्ययीभाव समास है क्या, पहला विकल्प आपको ये दिया गया। ठीक है साथियों, दूसरा विकल्प को लेकर मैं बात करूं तो आपको दे दिया गया कि इसमें आपका तत्पुरुष समास है क्या, तत्पुरुष समास है क्या मेरे साथियों। ठीक है, तीसरा विकल्प दे दिया मेरे साथियों आपका अ ब स, और स यानी तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प में दे दिया इसमें कर्मधारय समास है क्या। कौन सा समास मेरे साथियों आपका कर्मधारय, कौन सा साथियों कर्मधारय समास है क्या। चौथा विकल्प दिया गया आपका, वो दे दिया गया इसमें द्विगु समास है क्या साथियों, द्विगु समास। पांचवा जो विकल्प दिया गया, मेरे साथियों, वैसे 4 ही विकल्प आते हैं लेकिन मैं 6 विकल्प भी बना देता हूं। ठीक है, कि आप सही विकल्प का चयन कैसे करें।
ठीक है साथियों, इसी प्रकार से दे दिया साहब आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास दे दिया, ठीक है। और एक जो विकल्प बना दिया गया वो बना दिया गया आपका बहुब्रीहि समास। ये हमारे समास के 6 भेद हैं और 6 के 6 ही विकल्प मैंने आपके समक्ष बना दिए गए हैं। एग्जामिनर प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। समास में जो प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति होती है वो 2 ही तरह से होती है, या तो समास दिया जाएगा, इसका समास विग्रह पूछा जाएगा, या समास का नाम पूछा जाएगा। समास का नाम पूछा जाएगा तो 4 विकल्प है वो आपको इस प्रकार से बना के देगा आपको, ठीक है। अब आपको प्रत्येक अगर समास की जो बेसिक जानकारी है कि समास में क्या होता है, अगर यह होगा तब आराम से आप पहचान सकते हो, ठीक है। और देखो ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की तो पहचान बहुत ही सरल है। कैसे है कि आपने देखा साथियों, ये शब्द देखा आपने, ये आपका समक्ष जो शब्द है वो देखा आपने आज और कल। आज और कल देखते ही आपके मस्तिष्क में आपके समक्ष यहाँ आपको दिखाई दिया एक योजक चिन्ह दिखाई दिया, और योजक चिन्ह दिखाई देते आपको याद आया, अच्छा योजक चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, द्वंद्व समास में होता है, ठीक है। तो आपने पहला ही जो शब्द देखा, और शब्द देखने के बाद में उसके जो चिन्ह है, जो इनकी पहचान के जो चिन्ह है, उनको देखते ही आपने सही आंसर का चयन कर लिया, ठीक है। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए तो और दूसरी क्या पहचान हो सकती है, तो फिर आप गए साहब आज कल शब्द को देखा आपने, और आजकल को देखा, तो आज और कल तो दोनों एक दूसरे क्या आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं, क्या विकल्प बताया जा रहा है। अरे विकल्प बताया जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा इसमें वैकल्पिक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, या आपका इतरेतर द्वंद्व है। समझ में आ गया। ये तो हम इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व है, ये इनको अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में ये जो चीजें हैं वो स्थायी हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम में हम कुछ किसी ना किसी प्रकार से हमारा जो सही विकल्प है, सही विकल्प का हमें चयन कर सके, ठीक है साथियों। तो हमने देखा आज और कल, तो आज और कल यानी विकल्प बताया जा रहा है, विकल्प बताया जा रहा है, तो फिर भी हमारा कौन सा होता है, समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अवयववाद समास तो ऐसे नहीं हुआ कि पहला पद अवयव मूलक होता है, तो अवयव मूलक भी नहीं है आज और कल में। दूसरा क्या होता है, शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है। फिर हमने पढ़ा कि समास में आपके उपसर्गों का प्रयोग होता था, आज और कल में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, तो इस प्रकार से हमारा अवयववाद समास है, ये हमारा विकल्प तो कट गया। दूसरा हमने देखा, दूसरा जो तत्पुरुष समास आता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है मेरे साथियों, आपका कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हमने समास विग्रह किया तो समास विग्रह बन गया साहब आज और कल, इसका समास विग्रह बन गया। यहाँ पर जब आज और कल का जो समास विग्रह है, इसमें किसी भी प्रकार के आपके कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं हो रहा, तो हमारा तत्पुरुष समास भी नहीं है मेरे साथियों। फिर हमने देखा क्रमधारय समास, और क्रमधारय समास में क्या होता है मेरे साथियों, क्रमधारय समास में एक दूसरा पद है वो विशेषण या उपमान या रूपी शब्द का प्रयोग या एक दूसरे की विशेषता बताने के संदर्भ में आता है। तो यहाँ पर एक दूसरे की विशेषता तो बता ही नहीं रहा है मेरे साथियों, तो क्रमधारय समास भी हमारा नहीं है। फिर हम चले साहब द्विगु समास की तरफ, और द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची हो गया और दूसरा पद संज्ञावादी होता है। तो यहाँ पर तो आज और कल में दूसरा पद और पहला पद कोई संज्ञावाची है ही नहीं है, तो हमारा क्या हो गया साथियों, द्विगु समास भी नहीं है, ठीक है। और शेष कौन सा बच गया हमारा, अब बताओ विकल्प कौन सा बचा, द्वंद्व समास ही बचा गया। तो द्वंद्व समास हम आराम से कर सकते हैं, समझ में आ गया। ये चीजें हम कब कर पाएंगे मेरे साथियों, कब हम समर्थ होते हैं इन चीजों को करने में, तब हमारा विषय वस्तु क्लियर होती है, ठीक है। और विषय वस्तु को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक चीजें हैं, बेसिक जानकारी है, वो तो हमेशा ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। अगर बेसिक चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। और बहुब्रीहि समास का तो जो मैं पढ़ा दिया जाऊंगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा, जितने पौराणिक पात्र हैं या विशेष अर्थ का बोध होता है, वो सारे मैं कराने वाला हूं आपको, ठीक है। सारे उदाहरण है वो कराने वाला हूं, तो उसके बाद में इस समास में भी कभी भी आपके समस्या आएगी नहीं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपको सही विकल्प का चयन कैसे करना है, 4 विकल्पों में से आपको अपना जो सही विकल्प है उसका चयन कैसे करना है, तो वो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा बार बार थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, और अभ्यास से कोई भी जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु एक स्थायी जो रूप प्राप्त करती है वो अभ्यास से ही करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हम पढ़ रहे थे वैकल्पिक द्वंद्व, तो आज और कल, तो इसमें विकल्प बताया जा रहा है, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म हो गया, हानि और लाभ, तो लाभ या हानि हो गया, ठीक है। हानि और लाभ, हानि या लाभ आ रहा है, जीवन मरण। देखो साथियों ध्यान ये रखना है, हानि लाभ यहाँ पर शब्द आ रहा है क्या, तो जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो हानि लाभ ही करेंगे, ना कि लाभ हानि करेंगे, समझ में आ गया। जो शब्द यहाँ पर आपको समास में दिया जा रहा है वो ही आपको समास विग्रह करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। जीवन मरण आ रहा तो जीवन मरण में पहले गुण और दोष में गुण दोष आ गया, सुख और दुख आ रहा तो सुख और दुख हो गया। ये हमारा पैटर्न था, वो कौन सा था, आपका वैकल्पिक द्वंद्व था, ठीक है। हमने इतरेतर द्वंद्व पढ़ लिया, वैकल्पिक द्वंद्व पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व,
ठीक है साथियों। समाहार द्वंद, समाहार द्वंद में क्या होता है, संपूर्ण पद को सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेरे साथियों आपका समाहार द्वंद समास। समाहार द्वंद, समाहार द्वंद समास को लेकर हम बात करने वाले हैं। समाहार द्वंद समास, ठीक है साथियों। समाहार द्वंद में समाहार का मतलब क्या होता है साथियों, समाहार का मतलब होता है संपूर्ण पद को एक जगह सम्मिलित कर लिया जाए। संपूर्ण पद को एक जगह सम्मिलित करने का जो कार्य होता है वो हमारे किस में होगा, समाहार द्वंद में होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करते हैं साथियों आपका दाल बाटी चूरमा, ठीक है, और कई उदाहरण करेंगे, अभी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साथियों आपका समाहार द्वंद हो गया, समाहार द्वंद। ठीक है, जैसे जैसे आता है मेरे साथियों, जैसे मैंने बात की आटा दाल, आटा दाल आ गया, तो आटा दाल आ गया साथियों। जब आटा दाल का ये तो हमारा क्या हो गया, समास हो गया। अब इस समास का हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। विग्रह का मतलब होता है फैलाव करना, जो इसको फैलाना, ठीक है, अलग अलग करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, विग्रह बोला करते हैं। ठीक है, दाल बाटी का जब क्या नाम, आटा दाल का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है, आटा दाल आधी, आटा दाल आधी। जैसे पूछा जाता है कि आटा दाल है या नहीं है, आटा दाल का मतलब सिर्फ आटा और दाल से नहीं है। आटा और दाल का मतलब क्या होता है साथियों, सिर्फ आटा और दाल से नहीं होता। आटा दाल का मतलब हो गया आटा भी है, दाल भी है, नमक भी है, पानी भी है, आग भी है, संपूर्ण चीजों को सम्मिलित किया जाता है आटा दाल के अंतर्गत। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका मतलब आटा दाल सिर्फ दो चीजों से नहीं है, आटा दाल का मतलब संपूर्ण चीजों से भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। समार का मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना। ठीक है, संपूर्ण पद को जब सम्मिलित करने का भाव का बोध होता है, वहां पर हमारा कौन सा समास बनता है मेरे साथियों, आपका समाहार द्वंद बनता है। इसी प्रकार देखो, जैसे आता है कंकर पत्थर, कंकर पत्थर आ गया साथियों, कंकर पत्थर आ गया क्या। अब कंकर पत्थर आ रहा है, सिर्फ कंकर और पत्थर से मतलब नहीं है। ठीक है, कंकर और पत्थर का मतलब सिर्फ कंकर पत्थर से नहीं है। कंकर पत्थर का मतलब हो गया कंकर भी हो, पत्थर भी हो, सीमेंट भी हो, और उसको मिलाने की जो और जो चीजें होती है वो भी होनी चाहिए। तो कंकर पत्थर में संपूर्ण पद आता है। ठीक है, इस संपूर्ण चीजों को सम्मिलित किया जाता है, यही तो हमारा द्वंद समास, यही तो हमारा द्वंद समास है। ठीक है, तो कंकर पत्थर आ गया। कंकर पत्थर का जब हम समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंकर कंकर कंकर। ध्यान रखना साथियों, एक जब समास वगैरह करेंगे इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, डैश वाला जो चिन्ह आता है ना, इसका प्रयोग करते हैं। जब भी हम समास करेंगे तो समास में तो ये जो चिन्ह का प्रयोग होता है, और जब समास वगैरह करते हैं तो ये निशान का प्रयोग होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। तो कंकर पत्थर आधी हो जाएगा, कंकर पत्थर आधी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, शब्द आता है मेरे साथियों आपका कपड़ा लत्ता। क्या आ जाएगा साथियों, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता आ गया। तो कपड़ा लत्ता क्या आ जाएगा साथियों आपका, जब समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कपड़ा लत्ता आधी, कपड़ा लत्ता आधी। ठीक है, कपड़ा लत्ता आधी है, तो कपड़ा लत्ता तो दोनों ही आ जाएंगे, कपड़े भी आ जाएंगे, लत्ते भी। ठीक है, कपड़े और लत्ते, कपड़े का मतलब हो गया जो सामान्य जो कपड़ा होता है, लत्ते का मतलब हो गया संपूर्ण जो पहने जाने वाली जो चीजें होती है, इसके संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। तो कपड़े लत्ते में आपकी चड्डी भी आ गई, बनियान भी आ गई, ठीक है, आपका तौलिया भी आ गया, आपका पैंट भी आ गया, आपका शर्ट भी आ गया, आपका कोट भी आ गया, आपका पैंट भी आ गया, जूते भी आ गए, सब कुछ सम्मिलित हो गया, वो किसमें, कपड़े लत्ते में आ गया। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कपड़े लत्ते बोलो, आपसे बोले कि कपड़े लत्ते, और आप कपड़े लत्ते के चक्कर में एक दो कपड़ा लेके आ जाए, कपड़ा यानी रुमाल लेके आ जाए, लत्ता यानी कोई पैंट वैंट लेके आ जाए, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन ये चीजें हैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब शादी हो जाएगी तो कुछ चीजें हैं वो तो आपको मैडम सिखा देगी, और जब नहीं मैडम नहीं सिखाएगी तो आपको परिस्थितियां वो इन चीजों को समझाना सिखा देगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कपड़ा लत्ता आ जाए तो समाहार द्वंद कर दो या द्वंद समास कर दो। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ये चीजें आपको व्यवहारिक रूप में समझ में आने लग जाएगी। उस समय मैं भी याद आऊंगा कि यार ठीक बोलता था वो लड़का। ठीक है, वो जो था टोपी वाला मार साहब, वो ठीक बोलता था। ठीक है, हाँ, तो कपड़ा लत्ता, कंकर पत्थर। ठीक है, इसी प्रकार से आटा दाल। इसी प्रकार देखो, शब्द आता है काम काज। क्या आ जाएगा साथियों, काम काज आएगा, काम काज आ जाएगा, काम काज, काम काज है। तो काम काज समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है साथियों आपका, काम काज, काम काज आधी, काम काज आधी। इसी प्रकार देखो, जैसे आता है मेरे साथियों आपका खाना पीना। क्या जाएगा साथियों, जैसे आता है साथियों आपका खाना
खाना पीना, खाना पीना, ठीक है, खाना पीना, खाना पीना। खाना पीना का जब समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है साथियों आपका, खाना, खाना पीना आदि, खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना, पीना में देखो पीन बड़ी आएगी साथियों, ठीक है, खाना पीना आदि, खाना पीना, खाना पीना आदि आ जाएगा साथियों, ठीक है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है खेत खलिहान, खेत खलिहान, खेत खलिहान। खेत खलिहान का जब समास वगैरह करेंगे साथियों तो क्या होता है, खेत, खेत खलिहान, खेत खलिहान आधी, खेत खलिहान आधी आ जाएगा मेरे साथियों आपका, ठीक है। इसी प्रकार से देखो शब्द आता है चाय पानी, क्या आ जाएगा साथियों, चाय पानी, चाय पानी। चाय पानी का क्या हो जाएगा, चाय पानी इत्यादि, चाय पानी आदि या इत्यादि, ठीक है। चाय पानी इत्यादि या आदि भी कर सकते हैं, इत्यादि भी कर सकते हैं, ठीक है। चाय पानी का मतलब ये नहीं होता चाय, चाय और पानी, चाय पानी का मतलब हो गया चाय भी हो गई, पानी भी हो गया, खाना भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, सारी सब कुछ चीजें आती है वो चाय पानी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो चाय पानी आ गया, खेत खलिहान आ गया, खाना वाना आ गया, ठीक है साथियों। इसी प्रकार देखो जैसे आता है मेरे साथियों आपका फल फूल, क्या आ जाएगा साथियों, जैसे शब्द आ गया फल फूल, फल फूल आ गया, फल फूल आ गया। फल फूल का जब समास वगैरह करेंगे तो क्या होता है साथियों आपका, फल, फल फूल, फल फूल इत्यादि या आदि, ठीक है, फल फूल इत्यादि। इसी प्रकार देखो शब्द आता है पेड़ पौधे, क्या आ जाएगा साथियों, पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आ गए क्या। तो पेड़ पौधे का जब समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है, पेड़, पेड़, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे इत्यादि आ जाएगा साथियों, पेड़ पौधे इत्यादि या आदि, पेड़ पौधे इत्यादि या आदि आ जाएगा। इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है बहू बेटी, क्या आ जाएगा साथियों, बहू बेटी। बहू बेटी का जब समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है, बहू बेटी, बहू बेटी इत्यादि, बहू बेटी इत्यादि आ जाएगा साथियों, ठीक है, बहू बेटी इत्यादि आ जाएगा। इसी प्रकार देखो जैसे आता है लेखा जोखा, क्या आ जाएगा साथियों आपका, शब्द आ गया लेखा, लेखा जोखा, लेखा जोखा। लेखा जोखा का जब समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है साथियों आपका, लेखा, लेखा, लेखा जोखा, लेखा जोखा आदि, लेखा जोखा आदि है वो लेखा जोखा हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका सुख सुविधाएं, क्या आ जाएगा साथियों, सुख, सुख सुविधा, सुख सुविधा आ गया, ठीक है। सुख सुविधा का जब समास वगैरह करेंगे तो क्या आ जाएगा, सुख सुविधा, सुख सुविधा आदि, सुख सुविधा आदि आ जाएगा साथियों, सुख सुविधा आदि आ जाएगा। इसी प्रकार देखो जैसे आता है जलवायु, क्या आ जाएगा साथियों, जल वायु, जल वायु। जलवायु का जब समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, जल वायु आदि, जल वायु आदि आ जाएगा साथियों, ठीक है। इसी प्रकार देखो कई बार बोलते हैं ना आपको घर वाले पाला पोसा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाला पोसा, पाला पोषा, पाला पोसा आ गया मेरे साथियों, ठीक है, पाला पोसा। पाला पोसा का जब समास वगैरह करते हैं क्या होता है, पाला पोषा, पाला पोषा, ठीक है, पाला पोषा आदि, ठीक है, पाला पोसा, पालन करना और पोषण करना वो पाला पोसा कहलाता है, ठीक है।
तो ये कुछ उदाहरण है और कुछ उदाहरणों को लेकर हम बात करते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं साथियों आपका समाहार द्वंद, और समाहार द्वंद में ध्यान रखना है मेरे साथियों, क्या होता है, संपूर्ण पद को सम्मिलित करने का कार्य होता है। तो आटा दाल, तो आटा दाल आदि हो गया, इसको हम इत्यादि भी बोल सकते हैं। कंकर पत्थर, तो कंकर पत्थर आदि हो गया। कपड़ा लता, तो कपड़ा लता हो गया। ठीक है, अरे साथियों अब तो क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, इतना व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा रहा है, इसके बावजूद भी देखो आप जो नैतिक कार्य, नैतिक जिम्मेदारी, आप नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हो साथियों। ठीक है, इतना व्यवस्थित रूप से कंटिन्यू बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, इसके बावजूद भी एक जो सामान्य जो कार्य है, जो भी निःशुल्क कार्य है, उस कार्य को आप संपादित नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब ये तो सोचने की बात है। ठीक है, कोई ना, फिर भी हम हमारा जो कर्तव्य है वो तो हम निर्वाह कर रहे हैं, और आप जो भी है करो या ना करो। ठीक है, कपड़ा लता, तो कपड़ा लता आदि हो गया। काम काज, तो काम और काज हो गया। खाना और पीना, खाना पीना आदि हो गया। खेत खलिहान, खेत खलिहान आदि हो गया। चाय पानी, तो चाय पानी आदि हो गया। फल फूल, तो फल फूल आदि हो गया। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे इत्यादि या आदि हो गया। बहु बेटी, तो बहु बेटी आदि हो गया। लेखा जोखा, तो लेखा जोखा हो गया। सुख सुविधा, तो सुख सुविधाएं होगी। जलवायु, तो जलवायु आदि हो गया। पाला पोसा, तो पाला और पोषा आदि हो गया। ठीक है, पाला और क्या हो गया साथियों आपका, पोषा हो गया। पाला और पोषा हो गया। ठीक है साथियों, और हम बात करें कुछ उदाहरणों को लेकर, और हम कुछ उदाहरणों को बात करें तो जैसे आता है धन दौलत है, क्या आ जाएगा साथियों, धन दौलत आ जाएगी। धन दौलत, धन दौलत का जब समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है, धन दौलत, धन दौलत आधी, धन दौलत आधी। इसी प्रकार देखो शब्द आता है लूट मार, क्या आ जाएगा साथियों, लूट मार। लूट मार का जब समास वगैरह करते हैं तो क्या होता है साथियों, लूट मार आधी, लूट मार आधी हो जाएगा साथियों, लूट मार आधी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है भला बुरा, क्या आ जाएगा साथियों, भला बुरा। ठीक है, भला बुरा, भला भला बुरा। ठीक है, भला बुरा, तो देखो इसका समास विग्रह ध्यान रखना साथियों। भला बुरा का जब समास विग्रह जब आता है तो क्या करना होगा, बुरा आधी। ठीक है, हाँ ये करना है इसका समास विग्रह। भला बुरा आ जाए तो वो आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि भला भी है आदमी बुरा भी है, नहीं, बुरा है। ठीक है, भला बुरा आ जाए जब समास विग्रह करते समय क्या ध्यान रखना आपको, बुरा करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो जैसे शब्द आता है ऊंच नीच, क्या आ जाएगा साथियों, ऊंच नीच आ गया, ऊंच नीच। ऊंच नीच का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका समास विग्रह हो जाएगा नीच आधी। ऊंच नीच में क्या आ जाएगा साथियों आपका, नीच आधी हो जाएगा, आंच नीच आधी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो जैसे आता है मेरे साथियों चाय वाय, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका चाय, चाय वाय आ गया, चाय वाय। चाय वाय का जब समास विग्रह क्या हो जाएगा साथियों आपका, चाय इत्यादि। ठीक है, बोलते हैं ना चाय वाय लोगे क्या, तो चाय वाय का मतलब चाय भी लोगे, चाय लोगे, चाय के साथ में आप नाश्ता वगैरह भी लोगे, सब कुछ आती है। तो चाय वाय, चाय इत्यादि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो जैसे आता है रहन सहन, रहन सहन, रहन सहन आ गया साथियों, रहन सहन। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, रहन इत्यादि। क्या आ जाएगा साथियों, रहन, रहन इत्यादि, रहन इत्यादि। तो इतने उदाहरण, लगभग हमने 20 उदाहरण को लेकर बात की, किसमें, समाहार द्वंद। ठीक है, अब तो ये समाहार द्वंद है, इस प्रकार से बनता है। और समाहार द्वंद का एक पैटर्न और चलता है, वो भी समझ लो, ताकि लाइफ में कभी भी प्रश्न, किसी भी लेवल का आप एग्जाम दो, कभी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। जैसे जैसे आता है मेरे साथियों, जैसे मैं बात करूं तो जैसे आता है लाल, क्या आ गया साथियों, लाल पाल बाल, लाल पाल बाल लाल पाल बाल आ गया क्या, जिसका समास विग्रह दो तरह से होता है। कैसे होता है, एक तो होता है साथियों आपका, एक तो हो गया साहब लाल, लाल पाल और बाल, लाल पाल बाल इत्यादि। एक तो इसका समास विग्रह ये हो गया। दूसरा समास विग्रह क्या बनता है साथियों, इसका बनता है लाल पाल और बाल, लाल पाल और बाल बनता है। ठीक है,
लाल पाल बाल इत्यादि बनता है, और लाल पाल और बाल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो और उदाहरण आता है मेरे साथियों आपका। और क्या उदाहरण आता है? वो आता है आपका, वो आता है जैसे आ गया आपका दाल 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 बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा का दो तरह से समास विग्रह बनता है मेरे साथियों। ठीक है, दो तरह से इसका समास विग्रह बनता है। समझो कैसे बनता है। एक तो बनता है दाल दाल बाटी चूरमा इत्यादि बनता है। एक क्या बनेगा मेरे साथियों आपका? एक बनता है दाल, ठीक है, दूसरा क्या समास विग्रह बनेगा? वो बनता है दाल बाटी और दाल बाटी और चूरमा। ठीक है, इस रूप में हमारा समास विग्रह बनता है। तो यह हमने बात की है मेरे साथियों आपका। हमारा जो समास चला है, हमने द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के सारे पैटर्न है, चाहे इतरेतर द्वंद्व हो, चाहे वैकल्पिक द्वंद्व हो, चाहे समाहार द्वंद्व हो, और इतने व्यवस्थित रूप से और व्यापक उदाहरणों के माध्यम से बात की है। और मैं समझता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप जल्दी से कमेंट करके मुझे अवगत कराएगा कि यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो इस समास से संबंधित। और नेक्स्ट हमारा जो समास चलेगा, हम जो समास को लेकर बात करेंगे वो हमारा समास चलेगा मेरे साथियों, हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में हम क्या पढ़ेंगे साथियों? जितने भी पौराणिक पात्र हैं सभी पौराणिक पात्रों को अलग अलग पढ़ेंगे, चाहे भगवान शिव हो, कामदेव हो, इंद्र हो, ठीक है, आपका विष्णु हो, माँ शारदे हो, माँ सरस्वती हो, सारे जब होंगे उसको अलग अलग हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।